शौर्य द घोस्ट वॉरियर। शरीर से निकलती हुई आग की लपटें, धधकती हुई उसकी लाल आंखें। फिर से जी उठा था वो, जब एक मनुष्य बन गया एक यक्ष। एक शहर में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शौर्य। शौर्य बचपन से ही बहुत शरारती था। उसके माता पिता उसके इस स्वभाव से काफी चिंतित रहते थे। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और उसकी शरारतें भी बढ़ती ही चली गई। उसकी एक बात सबको भा जाती थी कि वो कभी भी किसी का भी अनादर नहीं करता था। उसकी शरारतें हमेशा आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बने रहती थी। उसे हमेशा कुछ नया जानने और सीखने की ललक रहती थी। वो हर चीज जल्दी सीख लेता था। उसकी मां उसे बचपन से ही वीर योद्धाओं और वीर राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाया करती थी और इन्हीं सब के साथ वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ में उसकी नया कुछ सीखने की उत्सुकता भी बढ़ती ही चली गई। जब वो दुनिया को समझने लायक हुआ तब उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और पाया कि लोग कितनी मेहनत करते और तकलीफ सहते हैं अपने परिवार के लिए। किसी पास पूरे परिवार का पेट भरने लायक भोजन न होने पर भी वो खुद न खाकर कैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं। ये सब देखने के बाद मां के दिए संस्कारों ने उसे अंदर तक झकरोर दिया। कई रात वो इस सब को सोचकर रोया करता और सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि सही की जिंदगी सुधर जाए, सभी को 2 समय का खाना मिले और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके। एक दिन स्कूल जाते समय शौर्य ने देखा कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे थे। उसने पास जाकर देखा तो एक दुकानदार एक आदमी को कुछ लोगों के पीट रहा था और कह रहा था कि चोर ने मेरे दुकान से सामान चुराया है। आखिर ने लोगों ने उसे छोड़ दिया और वो आदमी जैसे तैसे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। शौर्य उसके पास गया और अपने टिफिन उसे दे दिया और वो से चला गया। जाते समय शौर्य की आंखों में आंसू थे और उसे आदमी के मन में शौर्य के लिए आशीर्वाद के भाव। महज शौर्य की उम्र सिर्फ 11 से 12 वर्ष की ही थी, पर उसकी सोच अब तक उसकी उम्र से कभी आगे तक पहुंच चुकी थी। उसे इतना तो समझ आ ही गया था, अगर समाज की व्यवस्था सुधारनी है तो सिर्फ बुद्धि से ही काम नहीं चलेगा, उसे अपना बल भी बढ़ाना होगा। इसलिए उसे तभी से उसने किसी ऐसे को खोजना शुरू कर दिया जो उसे बल और बुद्धि दोनों प्रशिक्षण दे सके। बदकिस्मती से उसे आसपास कोई न मिला, पर एक दूर के शहर में ऐसा एक आदमी करण था जो उसे सिखा सकता था। उसकी एक शर्त होती थी, जो उसे बल या बुद्धि से हरा पाया वो उसे ही प्रशिक्षित करेगा। शौर्य की कम थी, इसलिए वो उसे बल से तो कभी भी नहीं हरा सकता था, पर बुद्धि से जरूर हराने की क्षमता थी। उसने उस आदमी से मिलने का सोचा, पर उतनी दूर जाना संभव न था। आखिर उसने अपने माता पिता को यहां कहकर मनवा लिया कि अगर आप मुझे उस शहर पढ़ने भेज देंगे तो वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा और परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा। वो अपने उस शहर की तरफ चल पड़ा, अपने लक्ष्य की प्रथम सीढ़ी चढ़ने। उस दूर के शहर में पिता ने उसका एक स्कूल में दाखिला करा दिया और वही पास में ही पहचान वालों के पास ही उसके कहने की व्यवस्था भी कर दी। और कुछ दिन साथ बिताने के बाद उसके पिता वापस अपने शहर आ गए। शौर्य ने शुरू में तो स्कूल और अपनी पढ़ाई में ही ध्यान दिया ताकि रिश्तेदारों और घर वालों को शिकायत का मौका ना मिले। जब सब कुछ उसके अनुकूल हो गया तब उसने उसे आदमी करण से मिलने की सोची। वो उसके घर के सामने पहुंच गया और उसे आवाज दी। उस आदमी ने उसे कहा कि यहां कोई करण नहीं रहता और उसे जाने को कह दिया, पर शौर्य भी अपने इरादों का पक्का था। उसने भी ठान लिया कि चाहे जो हो जाए आज तो उनसे मिलकर ही जाऊंगा। वो वही किनारे बैठकर इंतजार करता रहा। रात हो चली थी, पर अभी तक उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला था। जब कहीं ज्यादा समय बीत गया तब उसने दरवाजा खोला और उसे बुलाया और पूछा, क्यों आए हो, यहां क्या चाहते हो? तो मैं अंदर से कब से तुम्हें देख रहा हूं, मुझे लगा था कि तुम भी दूसरों की तरह थोड़ी देर में चले जाओगे, पर तुमने मुझे बाहर आने पर विवश कर ही दिया। शौर्य उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और कहा कि मुझे बलिष्ठ बनना है, इतना कि मैं कई लोगों को एक साथ पछाड़ सकूं।
तब उसे आदमी ने कहा कि अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर जाते हो तभी मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। शौर्य ने हामी भर दी और उसे कल आने को कहा गया। आप सब सोच रहे होंगे कि शौर्य ने परीक्षा को पार कर लिया होगा, पर सच तो ये कि वो नहीं कर पाया और उसे वो से निकाल दिया गया। इस बात से शौर्य काफी दुखी भी था। उसे लगा कि उसका सारा संघर्ष व्यर्थ हो गया। पर तभी उसे अपनी मां की याद आई, जिन्होंने उसे कहा था कि जब लक्ष्य बड़ा हो तब मेहनत उसकी दुगनी करनी पड़ती, तभी तुम विजय पा सकते हो। वो मुस्कुराया और उसने फिर से अपने आप को संभालते हुए सोचा, चाहे जो भी हो जाए, अब तो मुझे उस परीक्षा को पार करना ही है। कुछ दिनों बाद वो फिर उस आदमी के दरवाजे के सामने था। पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ उसने अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग किया और सफल हो गया। उसने अपने लक्ष्य की प्रथम सीढ़ी को पार कर लिया था और फिर दूसरे दिन से ही उसका प्रशिक्षण शुरू हो गया। शौर्य ने खूब मेहनत की और वो बड़ा होने लगा। पढ़ाई से समय निकलकर वो समाज व्यवस्था को समझने की कोशिश करता और वो हर समस्या की जड़ को समझने भी लगा था। कोई भी समस्या शुरू कहां से होती है और उसे खत्म करने का क्या उपाय है, इन सब के बारे में सोचते हुए ही वो सोता था। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाती तो वो उस गलती करने वाले की तरह भी सोचकर देखता कि ऐसा उसने किया है तो हो सकता कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। एक बात उसे बहुत चुभती थी कि उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं था। स्कूल के बाकी बच्चे हमेशा साथ खेलते, पर वो हमेशा अकेला ही रहा। कभी कभी वो कोशिश करता दूसरों के साथ, पर दूसरों को कहा उसकी परिपक्व विचार समझ आए वो तो बस बच्चों जैसे ही जीते थे। वो स्कूल के बरामदे में ही अकेले खड़े रहकर दूसरों को खेलते देखा करता था और इसी तरह उसके जीवन काल के 6 साल और बीत गए। अब वो 18 साल का हो चुका था और साथ में बलिष्ठ और प्रशिक्षित भी। स्कूल पूरा होते ही उसने अपने रिश्तेदारों और गुरु से आज्ञा ली और अपने घर के लिए निकल पड़ा। वो जो चाहता था अब बन चुका था। अब समय था लक्ष्य की दूसरी सीढ़ी चढ़ने का। उसने अपने शहर के ही कॉलेज में दाखिला लिया और वही पढ़ाई शुरू कर दी। उसे कॉलेज में कुछ ऐसे लोग मिले जो समाज में सुधार लाना चाहते थे, पर किसी न किसी मंत्री या पैसे वाले लोग उसे पर हमेशा अड़चन लगा देते थे। शौर्य ने उन समाज सेवकों के साथ मिलकर कुछ बदलाव लाने चाहे, पर किसी न किसी बहाने उन्हें रोक दिया जाता। कॉलेज के सामने कुछ छोटी मोटी दुकानें हुआ करती थी। एक दिन कुछ गुंडों ने कॉलेज सामने की एक दुकान को तोड़ रहे थे और उसके मालिक को मार भी रहे थे। शौर्य ने ये सब देख लिया और सालों का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो गुंडे गिनती में तो करीब 25 से 30 थे, पर शौर्य उनकी तरफ बढ़ा ही चला जा रहा था। आज बल दिखाने का समय आ गया था। शौर्य उस सब पर टूट पड़ा। वो सब अवाक रह गए कि वो एक अकेला इतने लोगों पर कैसे भारी पड़ रहा है। शौर्य ने उन लोगों को अकेले ही खूब मारा और वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचते वो से भाग निकले। दृश्य देख रहे लोग भी अवाक थे कि कैसे एक व्यक्ति इतना बलवान हो सकता है। पता नहीं था कि उसने इसी बात के लिए अपने आप को सालों से प्रशिक्षित किया है। शौर्य ने वहां घोषणा कर दी कि अगर आप लोगों को कोई भी परेशान, सीधे मुझसे आकर मिले। उसने अपने बल से दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली थी। शौर्य उस इलाके का रखवाला बन चुका था। वहां के लोग उसे बहुत आदर सम्मान देते थे, पर क्या शौर्य सिर्फ इतना ही करने को जन्मा है? तो ये बात उसे खटकती थी। वो सिर्फ वहां के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहता था। उसके रहते अब किसी भी प्रकार की अनुचित घटनाएं लगभग समाप्ति हो गई। जब लोगों आसपास हो तो हमेशा ही खुश दिखाई पड़ते। एक दिन पास के किसी इलाके से एक आदमी शौर्य से मिलने आया। वो बहुत तकलीफ में दिखाई पड़ रहा था। शौर्य के मिलते ही वो उसके सामने ही रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में बहुत दर्द भरा था। शौर्य के बार बार बोलने पर भी उसने रोना बंद नहीं किया। कुछ समय बाद वो शांत हुआ और सिसकते हुए सारी घटना शौर्य को बताई कि वो यहां पास में ही मेरा गांव है। मैं एक किसान हूं और अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता हूं।
मैंने गांव के एक बड़े साहूकार से अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ उधार लिया हुआ था। उधार समय पर न चूका पाने के कारण वो लोग कभी कभी मेरे धमकी देने आ जाते, मुझे और मेरे माता पिता को बहुत खरी खोटी भी सुनाते। और एक दिन उन्होंने मेरी छोटी बहन को घर पर देख लिया और मैं उनकी गंदी नीयत समझ चुका था, इसलिए मैंने साहूकार के घर जाने का फैसला किया। साहूकार ने जैसे ही मुझे देखा, उसके तो भाव ही बदल गए। उसने मुझे गरीब की आवभगत की मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आज तक तो वो मुझे अपने घर अंदर भी गहने नहीं देता था, पर आज ऐसा क्या हो गया। आखिरकार उसने अपनी बात शुरू की और बोला, मुझे पता चला है कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, बड़ी खूबसूरत है। वो अगर तुम उसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा, साथ में तुम्हारी जमीन भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। इतना सुनते ही वो किसान आग बुला हो गया और उसने कहा कि आप मेरी जमीन रख लो और अब से हमारा सारा हिसाब खत्म। कर्ज तो जमीन की कीमत से काफी काम था, पर साहूकार ने अपनी कुटिल बुद्धि से बोला, तुम्हार कर्ज तुम्हारी जमीन से ज्यादा हो गया है। उसे अगर आज शाम तक तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें अपनी बहन को मेरे पास भेजना होगा। किसान चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम में जैसे तैसे बाकी पैसे का इंतजाम करके साहूकार के पास पहुंच गया। उसने पैसे दिए और बोला कि अब अपनी गंदी नजरें मेरे घर की तरफ मत करना। ज्यादा पैसे साहूकार को देने के कारण किसान की परिस्थिति और भी खराब हो गई और वो कुछ समय के लिए मजदूरी करने दूसरे गांव चला गया। कुछ दिनों के बाद गांव का आदमी मेरे पास आया और बोला कि तुम्हारी बहन 2 दिनों से लापता है। ये सुनते हैं वो किसान अपने घर की तरफ भागा। उसकी बहन सच में घर पर नहीं थी। उसे समझ में आ चुका था कि साहूकार ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ की है। वो साहूकार के घर गया, पर साहूकार ने उल्टा उसकी बहन के ही चरित्र पर उंगली उठाई। आखिर किसान को वहां अपनी बहन की कोई खबर ना मिल सकी और वो रोते बिलकते गांव बार में उसे तलाश करने लगा। तभी एक गांव वाले ने बताया कि तालाब के पास वाले खंडहर में किसी लड़की की लाश मिली है, पर उसे कोई पहचान नहीं पा रहा। वो किसान खंडहर पर पहुंचा तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। डरे सहमे वो किसान अंदर जाने लगा। अंदर बड़ा ही वीभत्स नजारा उसके सामने था। एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। शरीर पर कोई कपड़े न थे। किसी भले मनुष्य ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था। तभी किसान की नजर उसके गले के लॉकेट पर गई। किसान को समझते देर ना लगी कि वो लाश उसकी बहन की ही थी। वो फुट फुट कर रोने लगा। किसान मन ही मन जानता था कि यहां सब उस साहूकार का ही किया धरा था। उसने गांव वालों को यह बताने की बहुत कोशिश की कि साहूकार ने उसकी बहन की ये हालत की है, पर कोई साबुत न होने के कारण कोई भी कुछ ना कर पाया और जैसे तैसे अपना जीवन बिताने लगा। पर एक दिन मेरी बहन मेरे सपने में आई और बोली कि मेरी आत्मा अब भी उसी खंडहर में खटक रही है। भैया, आप मुझे उस शैतान से बदला चाहिए। जब किसान की आंखें खुली तो वो उठकर बैठ गया और सोचा अपनी बहन को जीते जी तो उनसे बचा नहीं पाया, पर उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। और तभी मैंने आप शौर्य आपके बारे में सुना कि कैसे आप सबकी मदद करते हैं और आपके पास चला आया। किसान की बातें सुनकर शौर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने किसान से कहा कि वो उसकी मदद अपनी जान की बाजी लगाकर भी करेगा। शौर्य ने पुलिस और प्रशासन की मदद लेनी चाही, पर सबूतों के अभाव में वो भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे। आखिरकार शौर्य ने सोचा वो साहूकार को मार देगा, चाहे भले ही आगे उसका जो भी हो। एक दिन चुपके से वो साहूकार के घर में घुस गया और साहूकार को मार दिया। सुबह जब गांव सबसे व्यस्त चौराहे पर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा साहूकार फांसी के फंदे पर झूल रहा है। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। ये देख कुछ लोगों सदमे में थे और कुछ लोग जो साहूकार की नीचता को जानते थे, वो लोग खुश भी थे। वो किसान भी इस बात से खुश था कि उसकी बहन को इंसाफ मिल गया, अब वो मुक्त हो पाएगी। शौर्य ने उसे साहूकार को मार दिया।
शायद ये लोगों की जीत भी थी, पर क्या इतने से ही उन लाखों लड़कियों को इंसाफ मिल जाएगा जो किसी न किसी की गंदी नियत का शिकार बन चुकी थी? पर वो एक बात जानता था कि शुरुआत चाहे जैसी भी हो, एक दिन हो, सब खत्म करके जरूर रहेगा। साहूकार एक नामचीन आदमी था। ऐसे ही कोई उसे मार दे, ये बात न प्रशासन को हजम हुई, ना ही उन नेताओं को जो उसके पहचान के थे। साहूकार के कातिलों का पता लगाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया। उन्हें इतनी तो जानकारी पहले से ही थी कि उसी गांव में रहने वाला एक किसान अपनी बहन के मामले में साहूकार के खिलाफ शिकायत लेकर आया था। उन्होंने उस किसान को ही गिरफ्तार कर लिया। किसान की गिरफ्तारी सुन शौर्य ने प्रशासन के सामने कबूल कर लिया कि उसने ही साहूकार को मारा है, पर आप मुझे तब तक छू नहीं सकते जब तक आपके पास कोई भी सबूत नहीं हो। शौर्य बचकर निकल गया और साथ में उसने किसान को भी यही कर छुड़ा लिया। किसान वापस अपने परिवार के पास चला गया। कुछ दिनों से सब कुछ शांत था, पर प्रशासन से कुछ न हो पाने के कारण साहूकार के परिचित नेता बहुत गुस्से में थे और इसलिए उन्होंने किराए को गुंडों को शौर्य को मारने भेजा। वो संख्या में करीब 100 थे। सभी तलवार लेकर उसके कॉलेज पहुंच गए, जहां शौर्य को समझ में आता उसके पहले ही उस पर हमला हो गया और उन गुंडों के बीच लड़ाई छिड़ गई। शौर्य ने कुछ को मारकर तलवारें छीन ली और उन गुंडों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। वो दोनों हाथों में तलवार लिए उन गुंडों बीच से उनको काटते हुए चला जा रहा था। आखिरकार उसने सभी को मार दिया, हर एक को, पर वो खुद भी घायल हो चुका था। उसे महसूस होने लगा कि उसका अंत आ चुका है। उसे मौत का डर नहीं था, पर उसे तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। घायल होने के बाद भी वो दोनों हाथों में तलवार लिए अड़िग खड़ा था। लोगों की आंखों में आंसू थे और अचानक ही हो गिर पड़ा। उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया, पर वो मर चुका था। आसपास मातम का माहौल छा गया। उसके माता पिता और परिजन का रो रो कर बुरा हाल था। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गई और उसे जलाकर सब वापस आ गए। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और वो बस लोगों की यादों में ही रह गया। उसके मरते ही आसपास के लोग फिर से डर के साथ जीने को मजबूर थे। कुछ महीनों बाद साहूकार के परिचित नेताओं की रहस्यमयी तरीकों से मौत होने लगी, पर सभी मौतों में एक बात सामान होती थी कि उनकी मौत जलने से या किसी हथियार से ही हुई थी। हर कुछ दिनों में देश भर में अब ऐसे किसी मौत की खबर सुनने को मिलते ही रहती थी। कभी कोई गुंडा, कभी कोई नेता, कभी कोई भ्रष्ट कर्मचारी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कौन मार रहा है, पर लोग इस बात से खुश थे कि इन अत्याचारियों का अंत हो रहा है। एक दिन एक आदमी ने एक साथ कुछ लोगों के डर के चीखने की आवाज सुनी। उस आदमी ने पास जाकर देखा तो वो भी भय से कांपने लगा। उसने देखा एक आदमी जो पूरी तरह से काले कपड़े से ढका हुआ है। उसके हाथ में 2 तलवारें हैं जिस पर आग लगी हुई है और वो उन गुंडों को मार रहा है। उसकी लाल आंखें जैसे ज्वाला। सभी को टतम करने के बाद हो आदमी वो से चला गया। अफवाहों का दौर शुरू हुआ कि एक अकेला आदमी सबको मार रहा है। पूरे देश में उसका डर इस कदर छाया हुआ था कि कोई भी आदमी कुछ भी गलत काम करने से 10 बार सोचता था। अब तो हालत ये हो गई, वो सबके सामने बड़े से बड़े गिरोह के लोगों को मार देता। अखबारों उसकी तस्वीर छपने लगी। लोग उसे अलग अलग तरह के नाम देने लगे, पर कोई नहीं जानता था आखिर वो है कौन। वो शौर्य था जिसे दूसरा जन्म मिला था। एक यक्ष के रूप में। उसका मनुष्य शरीर तो मर चुका था, पर वो ये यक्ष के रूप में वापस आ गया था, दुगने साहस और अधिक शक्तिशाली होकर। कॉलेज में कोई थी जिसे शौर्य बेहद चाहता था और वो शौर्य को उसका नाम प्रतीक्षा था। दोनों एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे। प्रतीक्षा को शौर्य के विचार बहुत पसंद आते। वो हमेशा उसकी बातों में खो से जाती, पर शौर्य की सोच से कभी कभी उसे डर भी लगता कि उसे कभी कुछ हो न जाए। जब शौर्य किसान की बहन के लिए लड़ रहा था तब वो इस बात से काफी खुश थी, पर उसे बहुत डर भी लग रहा था। पर वो शौर्य पर भरोसा भी करती थी
ये सोचकर कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, पर वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि वो एक दिन अपने इन्हीं अच्छे कामों के लिए मारा जाएगा। जब शौर्य की मौत की खबर उस तक पहुंची तो वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कोई तो रास्ता होगा। उसे वापस लाने का उसने प्रयास करने शुरू कर दिया। महीनों के अथक प्रयासों के बाद उसे पता चला एक तांत्रिक मरे हुए को भी जीवित कर सकता है, पर उस तक पहुंच पाना नामुमकिन है। प्रतीक्षा ने ठान ली कि वो किसी भी तरह उस तांत्रिक को ढूंढ निकलेगी, और ऐसा हुआ भी। उसे उस तांत्रिक का पता चल गया। दूसरे ही दिन वो उस तांत्रिक के पास पहुंच गई और उस तांत्रिक को शौर्य के बारे में बताया। तांत्रिक ने उससे कहा कि अगर उसकी लाश होती तो भी मैं उसे 24 घंटे के अंदर ही जीवित करने की कोशिश कर सकता था, पर आज तो महीनों बीत चुके हैं। प्रतीक्षा ने तांत्रिक से विनती की कोई और उपाय तो होगा। तब तांत्रिक बोला, एक उपाय है, पर तुम्हें उसके लिए बलिदान देना होगा। प्रतीक्षा तांत्रिक की बात बिना सुने ही तैयार हो गई, पर फिर भी तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे वापस जिंदा मनुष्य योनि में नहीं किया जा सकता, पर यक्ष योनि में किया जा सकता है, पर बहुत ही ज्यादा भयंकर और शक्तिशाली होगा, और उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। अगर वो अपने आप को संभाल न पाया तो वो पूरे मनुष्य जाति के लिए काल बन जाएगा। पर प्रतीक्षा को अपने ऊपर पूरा था। उसने तांत्रिक से कहा वो उसे भटकने नहीं देंगी। तांत्रिक उसकी बात काटते हुए बोला, यही पर तो बलिदान की बात है। जो उस क्रिया को करता था या तो वह मर जाता है, या तो पागल हो जाता है, या तो फिर सब कुछ भूल जाता है। अगर तुम जीवित भी बच गई तो सिर्फ वो यक्ष ही तुम्हें वापस सब कुछ याद दिला सकता है, पर खुद भी उसे कुछ याद नहीं रहेगा। ये असमंजस है। प्रतीक्षा मुस्कुराई और तांत्रिक से बोली, मैं चाहे मर भी क्यों न जाऊं, पर उसे लोगों के लिए वापस आना होगा। तांत्रिक मान गया और क्रिया की सारी विधि उसे बता दी और प्रतीक्षा वापस आ गई। 2 दिनों के बाद ही घोर अमावस्या की रात थी और उसी दिन इस क्रिया को किया जाना था। प्रतीक्षा ने सारी तैयारी कर ली थी। वो अपने परिजनों से इस तरह मिली जैसे आखिरी बार मिल रही हो। अमावस्या की रात उसने क्रिया को शुरू किया। क्रिया के शुरू होते ही साफ आसमान के बाले बदल छाने लगे और बड़ी गजना के साथ घनघोर बारिश शुरू हुई। प्रतीक्षा मंत्रों का जाप करते हुए क्रिया को आगे बढ़ा रही थी। कुछ समय बाद उसके घर के थोड़ी दूरी पर बिजली गिरी और वो आग लग गई, और उस आग की लपटों से कोई आया जिसमें पूरी तरह से आग लगी हुई थी। प्रतीक्षा ने देखा उसकी आकृति किसी इंसान के जैसी थी। कुछ समय के बाद आग बुझ गई। वो शौर्य था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। कमर में 2 तलवारें थी जिन पर अब भी आग जल रही थी। इतना देखते ही प्रतीक्षा अपने सुध बुध गवा बैठी और शौर्य वहां से चला गया। शौर्य का पुनर्जन्म एक यक्ष के रूप में हो चुका था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, किसी मायावी की तरह, पर उसे वो अभी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि वो है कौन। पर कुछ बातें अब भी उसे याद थी, जैसे उसका लक्ष्य और उसके घर वाले, पर उसके दिमाग में एक नाम बार बार आ रहा था जिसे वो याद नहीं कर पा रहा था। वो नाम था प्रतीक्षा। पर अब प्रतीक्षा सब कुछ भूल चुकी थी, ये भी कि वो है कौन। उसे भी जिसे वो बेहद प्यार करती थी, जिसके लिए उसने खुद का बलिदान दे दिया। शौर्य और प्रतीक्षा अनजाने में ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे। शौर्य अपनी शक्ति से हर उस बुरे आदमी को पहचान लेता जिसने कोई भी बुरा कर्म किया है, और वो उसे मार देता। जहां भी कोई भी गलत काम हो रहा है वहां हो पहुंच जाता और बस बिना कुछ सोचे ही मार देता। कुछ समय बाद उसने हर एक आदमी को मार दिया जो किसी न किसी तरह की बुराई में लिप्त था। इसके बाद शौर्य शांत हो गया और वह ये सोचने लगा कि लक्ष्य का तीसरा चरण भी पूरा हो गया। अब आगे उसे ऐसी व्यवस्था कायम करनी थी जिससे लोग किसी दूसरे से डरे बिना सबके साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिता सके। उसने सोचा आगे बढ़ने से पहले उसे अपने परिवार से मिल लेना चाहिए, जिनके लिए शौर्य अब मर चुका था, पर अभी भी उसके दिमाग में प्रतीक्षा का नाम आ रहा था।
जिसे वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी इतनी शक्तियों के बावजूद भी कुछ पता क्यों नहीं लगा पा रहा है। शौर्य उसी दिन शाम को अपने घर पहुंचा। घर देख उसे बहुत सुकून का एहसास हुआ। उसने अपना रूप सामान्य कर लिया था। न काले कपड़े थे और न ही दोनों तलवारें। दरवाजे पर दस्तक देते ही उसकी मां ने दरवाजा खोला और वो उसे देखते ही सदमे में चली गई। वो अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आया। अंदर उसे पिता बैठे हुए थे। उसे देख वो भी घबरा गए। दोनों कुछ समय तक कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं थे। कुछ समय के बाद शौर्य बोला, मां बाबा मैं हूं शौर्य। उस दिनों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उनका बेटा तो मर चुका था पर आज उनके सामने कैसे बैठा है। शौर्य ने उन्हें बताया, जब आप लोग मेरी चिता को लगा रहे थे तब मैं वही था। उसके बाद 2 यमदूत मुझे स्वर्ग ले गए। वहां अंदर जाने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि यमदूतों ने कहा कि दूसरा शरीर मिलने के बाद तुम यहां की सारी यादें भूल जाओगे। और फिर मैं धरती पर था जहां मैंने देखा मेरे ऊपर आसमान से एक बिजली गिरी और मेरे नए शरीर का निर्माण होने लगा। मेरे पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी पर मेरा शरीर मनुष्य का नहीं, एक यक्ष का था और अब मेरे पास अथाह शक्ति है। उसकी मां उसे गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। उसने माता पिता से खूब बातें की और बिना किसी बाहर वाले को पता चले उनके साथ रहने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां आप किसी प्रतीक्षा को जानती है? मां ने ना में जवाब दिया पर उन्होंने उसे कहा कि पास के कॉलोनी में शायद एक लड़की का नाम प्रतीक्षा है। शौर्य ने अपने चेहरा ढक लिया और प्रतीक्षा के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो उसके घर के सामने पहुंचा देखा कि एक पागल खाने के कुछ लोग एक लड़की को एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं और एक महिला को कुछ लोग पकड़े हुए हैं और वो जोर जोर से प्रतीक्षा प्रतीक्षा पुकार रही है। शौर्य ने प्रतीक्षा की तरफ एक नजर देखा और उसे वो चेहरा जाना पहचाना लगा पर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। उसे तो याद ही नहीं था कि वो उसकी प्रतीक्षा है जिसे वो बेहद चाहता था। कुछ देर बाद वाहन प्रतीक्षा को ले गई और शौर्य वापस अपने घर की तरफ चला गया। उसी रात उसे सपने में प्रतीक्षा का हंसता हुआ चेहरा नजर आया। वो खूबसूरत सा चेहरा मासूम सी हंसी और तभी उसने प्रतीक्षा के बगल में खुद को खड़े हुए पाया जो उससे बातें कर रहा है। सुबह उठने के बाद से वो और उलझता ही चला गया। अब उसने दोबारा उससे मिलने का निर्णय लिया और अपनी शक्ति के प्रयोग से पागल खाने के अंदर जा पहुंचा। प्रतीक्षा चुपचाप एक कोने में सुबह कर बैठी थी। उसे अकेला पाकर शौर्य भी उसके पास बैठ गया। प्रतीक्षा पागल नहीं हुई ही पर उसे कुछ याद न होने के कारण पागलों जैसी हो गई थी। शौर्य को प्रतीक्षा के पास जाते ही एक अनजाना सा एहसास हुआ जैसे प्रतीक्षा उसकी कोई करीबी हो। दोनों प्यार करने वाले इतने समय के बाद एक दूसरे के करीब थे पर फिर भी एक दूसरे से अनजान थे। शौर्य अब रोज प्रतीक्षा से मिलने आता, उसके साथ घंटों बिताता और उसके दिमाग को संतुलित करने की कोशिश करता। शौर्य की कोशिश काम कर गई और प्रतीक्षा धीरे धीरे तक होने लगी। दो एक दूसरे को फिर से मन ही मन चाहने लगे थे। कुछ महीनों के बाद प्रतीक्षा पूरी तरह से सामान्य हो गई पर अब भी उसे सिर्फ कुछ चेहरे याद थे जिसमें अब शौर्य भी शामिल हो चुका था। प्रतीक्षा अब अपने घर पर रहने लगी। रात में शौर्य चुपके से प्रतीक्षा से मिलने चले जाया करता। दोनों एक दूसरे से खूब बात करते। अपनी बीती जिंदगी से अनजान दो अब फिर से एक हो चुके थे। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है, तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।